मसूरी की पहाड़ियों में छाई हुई वह सुबह किसी सामान्य सुबह जैसी नहीं थी, बल्कि अंजलि वर्मा के जीवन की सबसे स्वर्णिम सुबह थी, जिसका इंतजार उसने और उसके पिता ने बरसों से किया था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी एलबीएसनेया के भव्य प्रांगण में ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन अंजलि के भीतर एक अलग ही प्रकार की ऊष्मा और उत्तेजना का संचार हो रहा था, जो उसकी रगों में दौड़ते रक्त की गति को बढ़ा रहा था। आज उसकी कड़ी तपस्या, अनगिनत रातों की नींद और उसके पिता के अथक परिश्रम का परिणाम उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़ा होने वाला था, जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर थीं और हर तरफ नए प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरों पर गर्व और संतोष की एक मिश्रित चमक दिखाई दे रही थी, जो उनकी सफलता की कहानी कह रही थी। अंजलि ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांककर देखा, जहां हिमालय की चोटियां सूर्य की पहली किरणों के साथ सोने की तरह चमक रही थीं, मानो प्रकृति भी उसकी इस अभूतपूर्व सफलता पर अपनी समर्थन दे रही हो। उसे याद आया कि कैसे वह एक साधारण गांव की लड़की बनकर यहां आई थी, जिसके पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही अंग्रेजी बोलने का कोई विशेष लहजा, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा सपना था जो इन पहाड़ों से भी ऊंचा था। उसने अपनी वर्दी को एक बार फिर आईने में देखा और अपनी नेमप्लेट पर उंगलियां फेरीं, जिस पर लिखा था अंजलि वर्मा, आईएएस, और यह शब्द उसे किसी जादुई मंत्र से कम नहीं लग रहे थे। यह केवल एक पद नहीं था, बल्कि यह उस संघर्ष का प्रमाण था जो उसने अपने पिता राम किशन के साथ मिलकर सहा था, जब वे समाज की अवहेलना और गरीबी से लड़ रहे थे। तभी गलियारे में एक हलचल हुई और खबर आई कि पोस्टिंग की सूची सूचना पट पर लगा दी गई है, जिससे सभी अधिकारियों के बीच एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता फैल गई। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि आज यह तय होने वाला था कि वह अपनी सेवाओं की शुरुआत भारत के किस कोने से करेगी और क्या वह अपने पिता के सपने को पूरा कर पाएगी। वह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी। उसकी सांसें अटकी हुई थीं और मन में केवल एक ही प्रार्थना गूंज रही थी कि उसे अपने राज्य, अपनी मिट्टी के करीब रहने का मौका मिले। जैसे ही उसने सूची पर अपनी नजर दौड़ाई, उसकी आंखों के सामने रामपुर शब्द उभरा, जो उसका अपना गृह जनपद था, और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रामपुर का जिलाधिकारी डीएम नियुक्त होना उसके लिए केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि यह उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी जीत थी, जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखों में अनायास ही आंसू भर आए, क्योंकि यह वही रामपुर था जहां उसके पिता ने धूप और बारिश में जलकर उसे पढ़ाया था, और जहां के लोग कभी उन्हें हे दृष्टि से देखते थे। उसने मन ही मन सोचा कि अब वह एक शासक बनकर वहां लौट रही है, और वह अपने पिता को वह सारा सम्मान दिलाएगी जिसके वे हकदार हैं। उसके कानों में पिता के वे शब्द गूंजने लगे, बेटी, एक दिन तू बड़ी अफसर बनेगी और तब यह दुनिया हमारे सामने सिर झुकाएगी। और आज वह दिन आखिरकार आ ही गया था। अंजलि ने तुरंत अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाया ताकि वह अपने पिता को यह खुशखबरी सुना सके, लेकिन फिर उसने अपना हाथ रोक लिया और एक सुखद आश्चर्य देने का फैसला किया। पिछले कुछ महीनों से पिता की चिट्ठियां आनी बंद हो गई थीं और फोन पर भी उनसे बात नहीं हो पा रही थी, जिसे अंजलि ने उनकी व्यस्तता या गांव में नेटवर्क की समस्या समझ लिया था। उसने सोचा कि शायद पिता खेत में काम कर रहे होंगे या फिर उसकी सफलता के लिए किसी मंदिर में प्रार्थना कर रहे होंगे, इसीलिए उसने उन्हें परेशान करना उचित नहीं समझा। उसे क्या पता था कि जिस खामोशी को वह व्यस्तता समझ रही थी, वह वास्तव में एक गहरे और दर्दनाक रहस्य को छिपाए हुए थी, जो उसकी कल्पना से भी परे था। अकादमी के लॉन में चाय की चुस्कियों के बीच उसके सहपाठी अपनी अपनी पोस्टिंग की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अंजलि का मन तो पहले ही रामपुर की धूल भरी सड़कों पर पहुंच चुका था। वह कल्पना कर रही थी कि जब उसकी गाड़ी नीली बत्ती और सायरन के साथ उसके गांव में प्रवेश करेगी, तो कैसे पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ेगा
और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करेगा। वह देख पा रही थी कि उसके पिता राम किशन अपनी पुरानी धोती और कुर्ता पहने गर्व से फूले नहीं समा रहे होंगे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। वह अपनी इस कल्पना में इतनी खो गई थी कि उसे पास खड़े साथी अधिकारी की आवाज भी सुनाई नहीं दी, जो उसे बधाई दे रहा था। शाम होते होते अंजलि ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और हर एक वस्तु को रखते समय उसे अपने घर की याद आ रही थी, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसने अपने सूटकेस में पिता के लिए खरीदी गई एक महंगी शॉल और कुछ मिठाइयां रखीं, जिन्हें वह अपनी पहली तनख्वाह से तो नहीं, पर अपनी बचत से लाई थी। उसे याद आया कि कैसे बचपन में जब वह किसी खिलौने के लिए रोती थी, तो पिता अपनी जरूरतें मारकर उसके लिए खिलौना लाते थे, भले ही उन्हें रात को भूखा ही क्यों न सोना पड़े। आज वह सक्षम थी, शक्तिशाली थी, और वह अपने पिता के उन सभी बलिदानों का कर्ज चुकाने के लिए तैयार थी। हालांकि वह जानती थी कि माता पिता का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। विदाई समारोह के दौरान जब अकादमी के निदेशक ने उसे रामपुर के डीएम के रूप में परिचय दिया, तो सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और अंजलि का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उसने महसूस किया कि यह सम्मान केवल उसका नहीं है, बल्कि उस हर किसान का है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन और अपना खून पसीना एक कर देता है। उसे लगा कि वह अब केवल अंजलि नहीं है, बल्कि उम्मीद की एक किरण है, जो रामपुर के अंधेरे को दूर करने के लिए जा रही है। उसके मन में कई योजनाएं थीं, सड़कें बनवाना, स्कूल खोलना, और सबसे महत्वपूर्ण, उन महाजनों के चंगुल से गरीबों को बचाना जिन्होंने उसके पिता को भी कभी परेशान किया था। रात को बिस्तर पर लेटे हुए भी उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका मन बार बार अतीत के उन पन्नों को पलट रहा था जो दुख और संघर्ष से भरे हुए थे। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां के गुजर जाने के बाद पिता ने ही मां और बाप दोनों का फर्ज निभाया था, और कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वह अक्सर रात को छुपकर रोते थे ताकि अंजलि को पता न चले, लेकिन अंजलि सब समझती थी और उसने उसी दिन ठान लिया था कि वह अपने पिता के आंसू पोंछकर रहेगी। आज वह घड़ी आ गई थी जब वह उन आंसुओं को खुशी में बदलने वाली थी, और यह विचार ही उसे सुकून देने के लिए काफी था। अगली सुबह जब वह मसूरी से नीचे उतरने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी में बैठी, तो पहाड़ों की ठंडी हवा ने उसे अलविदा कहा, जैसे वे उसे उसके नए सफर के लिए शुभकामनाएं दे रहे हों। ड्राइवर ने जब पूछा कि मैडम, सीधे रामपुर चलना है क्या, तो अंजलि ने एक गहरी सांस ली और दृढ़ता से हां कहा, मानो उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिशन की शुरुआत की हो। रास्ता लंबा था, लेकिन उसका उत्साह उसे थकान महसूस नहीं होने दे रहा था, क्योंकि हर गुजरता मील उसे उसके पिता के करीब ले जा रहा था। वह खिड़की से बाहर बदलते हुए दृश्यों को देख रही थी, जो पहाड़ी रास्तों से मैदानी इलाकों में बदल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसका जीवन बदल रहा था। गाड़ी के पहिए जैसे जैसे घूम रहे थे, अंजलि के मन में एक अजीब सी घबराहट भी पैदा हो रही थी, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, जैसे कोई अनजाना डर उसे घेर रहा हो। उसने खुद को समझाया कि यह सब इतने लंबे समय बाद घर लौटने की उत्तेजना है, और कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ तो ठीक ही होगा। उसने अपने बैग से पिता की पुरानी तस्वीर निकाली, जो उसने अपने पर्स में हमेशा रखी थी, और उस तस्वीर से बातें करने लगी, जैसे वह साक्षात उसके सामने हो। बाबा, मैं आ रही हूं, उसने धीरे से फुसफुसाया। अब आपको कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। मैं आपकी ढाल बनकर आ रही हूं। जैसे जैसे गाड़ी रामपुर की सीमा के करीब पहुंच रही थी, अंजलि को अपने बचपन के वे दिन याद आने लगे, जब वह अपने पिता की साइकिल के पीछे बैठकर स्कूल जाती थी। वह ऊबड़ खाबड़ सड़कें, वह धूल और वह पसीने की गंध, सब कुछ उसके जहन में ताजा हो गया, मानो कल की ही बात हो। उसने सोचा कि अब जब वह एक जिलाधिकारी के रूप में वहां जाएगी,
तो वह सबसे पहले उन सड़कों को पक्का करवाएगी ताकि किसी और पिता को अपनी बेटी को स्कूल ले जाने में परेशानी न हो। उसके मन में विकास और न्याय की एक नई लहर दौड़ रही थी, जो उसे एक आदर्श प्रशासक बनने के लिए प्रेरित कर रही थी। अचानक उसके फोन की घंटी बजी और उसने देखा कि यह उसके एक पुराने परिचित का नंबर था, जो गांव के पास ही रहता था, जिससे उसके मन में आशा की एक किरण जगी। उसने उत्सुकता से फोन उठाया, उम्मीद करते हुए कि शायद उसे पिता के बारे में कोई खबर मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। उस व्यक्ति ने केवल उसे बधाई दी और फोन काट दिया, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह न पा रहा हो, जिसने अंजलि की चिंता को और बढ़ा दिया। उसने ड्राइवर से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने को कहा, क्योंकि अब उससे एक पल का भी विलंब सहन नहीं हो रहा था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रामपुर जिले की सीमा पर एक बड़ा स्वागत द्वार बनाया गया था, जहां स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उसकी अगवानी के लिए पहले से ही खड़े थे। अंजलि ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और चेहरे पर एक सख्त प्रशासनिक भाव ओढ़ लिया, जो उसके पद की गरिमा के अनुरूप था। जैसे ही उसकी गाड़ी रुकी, पुलिस वालों ने सल्यूट किया और अधिकारियों ने फूलों के गुलदस्ते भेंट किए। लेकिन अंजलि की नजरें भीड़ में उस एक चेहरे को तलाश रही थीं, जो वहां नहीं था। उसने चारों ओर देखा, उम्मीद की कि शायद भीड़ के पीछे कहीं उसके पिता खड़े होंगे, अपनी नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए। लेकिन उसे केवल अजनबी चेहरे ही दिखाई दिए। उसने वहां मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी से अनौपचारिक रूप से पूछा कि क्या उसके परिवार से किसी को सूचित किया गया था। तो अधिकारी ने नजरें झुकाकर गोलमोल जवाब दिया, मैडम, हमने संदेश भिजवाया था, शायद वे पहुंच नहीं पाए। अधिकारी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई की खनक गायब थी, जिसे अंजलि ने तुरंत भांप लिया। फिर भी उसने अपने मन को तसल्ली दी कि शायद पिता घर पर उसकी पसंदीदा खीर बना रहे होंगे और उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसने स्वागत समारोह को जल्दी खत्म करने का संकेत दिया, क्योंकि उसका असली गंतव्य सरकारी बंगला नहीं, बल्कि वह छोटा सा मिट्टी का घर था जहां उसकी आत्मा बसती थी। गाड़ी अब शहर के मुख्य बाजार से गुजर रही थी, जहां लोग नई डीएम साहिबा को देखने के लिए दुकानों से बाहर निकल आए थे और बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। अंजलि को यह सब देखकर अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके मन का एक कोना अभी भी उस खालीपन से भरा हुआ था जो पिता की अनुपस्थिति ने पैदा किया था। वह सोच रही थी कि कैसे वह घर पहुंचते ही पिता के पैरों में गिर जाएगी और अपना मेडल उन्हें सौंप देगी, क्योंकि असली हकदार तो वही थे। उसने अपने पर्स में रखा हुआ वह मेडल निकाला और उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया, जैसे वह उससे शक्ति प्राप्त कर रही हो। सूरज ढलने को था और आकाश में लालिमा छा रही थी, जो रामपुर के खेतों को एक सुनहरे रंग में रंग रही थी। एक ऐसा दृश्य जो अंजलि को बहुत प्रिय था, लेकिन आज यह लालिमा उसे किसी चेतावनी की तरह लग रही थी, जैसे प्रकृति उसे आने वाले तूफान के लिए तैयार कर रही हो। ड्राइवर ने पूछा, मैडम, पहले सर्किट हाउस चलें या आवास? लेकिन अंजलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, नहीं, पहले मेरे पुराने घर किशनपुर गांव चलो। उसका यह आदेश सुनकर ड्राइवर और साथ चल रहे सुरक्षाकर्मी थोड़े हैरान हुए, लेकिन किसी में सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। गाड़ी का काफिला अब पक्की सड़क छोड़कर उस कच्ची सड़क पर मुड़ गया जो उसके गांव किशनपुर की ओर जाती थी, और धूल का एक गुबार उनके पीछे उड़ने लगा। अंजलि का दिल अब गले में आ गया था और उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो रही थीं, क्योंकि वह उस सत्य के करीब पहुंच रही थी जिससे वह अभी तक अनजान थी। हर पेड़, हर मोड़ उसे जाना पहचाना लग रहा था, और वह अपनी स्मृतियों के गलियारे में तेजी से भाग रही थी, जहां केवल वह और उसके पिता थे। उसे क्या पता था कि जिस घर की वह कल्पना कर रही है, वह अब वैसा नहीं रहा जैसा वह छोड़कर गई थी, और समय ने वहां बहुत कुछ बदल दिया था।
गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही अंजलि ने देखा कि वहां एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है, जो किसी उत्सव के माहौल जैसा बिल्कुल नहीं था। कुछ बुजुर्ग लोग चबूतरे पर बैठे थे, जिन्होंने सरकारी गाड़ियों को देखकर अपनी बातें बंद कर दी और आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। अंजलि ने खिड़की का शीशा नीचे किया, यह उम्मीद करते हुए कि कोई उसे पहचान लेगा और दौड़कर उसके पिता को खबर कर देगा। लेकिन उनकी आंखों में पहचान से ज्यादा एक डर और सहम दिखाई दे रही थी, जिसने अंजलि के रोंगटे खड़े कर दिए। उसका सफर अब अपने सबसे कठिन दौर में प्रवेश कर रहा था, जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए अंजलि की नजरें लगातार पीछे छूटते हुए पेड़ों और खेतों पर टिकी थीं, लेकिन उसका मन अतीत की उन पगडंडियों पर दौड़ रहा था जहां उसने चलना सीखा था। वातानुकूलित कार के भीतर का तापमान बहुत आरामदायक था, लेकिन अंजलि को रह रहकर उन गन्ने के खेतों की तपती धूप याद आ रही थी, जिसमें उसके पिता का शरीर तांबे की तरह तपता था। यह वही रास्ता था जिससे वह सालों पहले एक साधारण बस में बैठकर दिल्ली की ओर रवाना हुई थी, आंखों में सपने और दिल में एक भारी बोझ लिए। आज वह उसी रास्ते पर लाल बत्ती वाली गाड़ी में लौट रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय का पहिया उसे पीछे खींच रहा है। हर खेत, हर मोड़ उसे राम किशन की याद दिला रहा था, जो पसीने से लथपथ होकर भी हमेशा मुस्कुराते रहते थे ताकि उनकी बेटी को धूप की तपिश महसूस न हो। अंजलि को याद आया कि कैसे बचपन में वह दोपहर का खाना लेकर खेत पर जाती थी, जहां उसके पिता कमर तक गन्नों के बीच झुके हुए काम कर रहे होते थे। उनके हाथों में दरांती होती थी और पैरों में रबर की टूटी हुई चप्पलें, जो कांटों और पत्थरों से उनकी रक्षा करने में असमर्थ थीं। वह देखती थी कि कैसे उनके पैरों की एड़ियां फटी हुई थीं, जिनमें मिट्टी भर जाती थी, और कई बार उनसे खून भी रिश्ता था, लेकिन उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। जब वह उन्हें खाना देती तो वे अपने गंदे हाथों को गमछे से पोंछते और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते, मानो सारी थकान मिट गई हो। बेटा, तू बस पढ़ाई कर, ये सब काम तेरे लिए नहीं है, वे हमेशा यही कहते थे। और अंजलि उस समय उन शब्दों की गहराई को पूरी तरह नहीं समझ पाती थी। दिल्ली जाने से पहले की वह रात अंजलि की स्मृति में किसी चित्र की तरह अंकित थी, जब घर में पैसों की भारी तंगी थी और कोचिंग की फीस भरना लगभग असंभव लग रहा था। उसने देखा था कि कैसे उसके पिता ने अपनी बची खुची जमीन के कागजात निकाले थे और ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली की ओर भारी कदमों से गए थे। वह जानती थी कि ठाकुर के सामने हाथ फैलाना पिता के स्वाभिमान पर कितना बड़ा आघात था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य के लिए अपना मान सम्मान भी गिरवी रख दिया था। जब वे वापस आए थे तो उनके हाथ में नोटों की एक गड्डी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, जिसे अंजलि कभी नहीं भूल पाई। उन्होंने वे पैसे अंजलि के हाथों में रखते हुए कहा था, जा बेटी, जीत कर आना। और वह स्पर्श आज भी उसकी हथेलियों में सिहरन पैदा कर देता था। दिल्ली के मुखर्जी नगर के उस छोटे से कमरे में बिताई गई रातें अंजलि के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थी, जहां वह किताबों के ढेर के बीच अपनी दुनिया भूल गई थी। जब भी उसका मनोबल टूटता या थकान हावी होती, वह अपने पिता का वह चेहरा याद कर लेती जो ठाकुर की हवेली से लौटते समय उसने देखा था। वह अक्सर अपनी भूख को मारकर पैसे बचाती थी ताकि पिता को और अधिक कर्ज न लेना पड़े, और यह झूठ बोलती थी कि वह बहुत अच्छा खा रही है। उसे पता था कि गांव में पिता भी शायद सूखी रोटियां खाकर गुजारा कर रहे होंगे ताकि वे उसे समय पर पैसे भेज सके। यह एक मूक समझौता था बाप बेटी के बीच, जहां दोनों एक दूसरे के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोंट रहे थे। त्योहारों पर जब बाकी छात्र अपने अपने घर जाते थे, अंजलि दिल्ली में ही रुक जाती थी, क्योंकि आने जाने का किराया उसके पिता की कई दिनों की मजदूरी के बराबर था। होली और दिवाली पर जब वह फोन करती तो पिता की आवाज में एक अजीब सी खनक होती थी,
जो उनके अकेलेपन को छिपाने की कोशिश करती थी। मैं ठीक हूं बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वे कहते थे। और अंजलि को लगता था कि उसकी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा त्योहार होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यह महत्वाकांक्षा उसे अपने पिता से इतना दूर कर देगी कि जब वह वापस लौटेगी तो सब कुछ बदल चुका होगा। वह सोचती थी कि एक दिन जब वह कलेक्टर बिटिया बनकर लौटेगी तो वह सारी खुशियां ब्याज समेत पिता को लौटा देगी। गाड़ी अब हाईवे छोड़कर उस संकरे रास्ते पर आ गई थी जो रामपुर के भीतरी इलाकों की ओर जाता था, और सड़क के गड्ढे गाड़ी को हिचकोले देने लगे थे। अंजलि का ध्यान फिर से वर्तमान में आया और उसने देखा कि सड़क किनारे कुछ मजदूर सिर पर भारी बोझ उठाए चल रहे हैं। उनकी दशा देखकर उसका दिल भर आया, क्योंकि उनमें उसे अपने पिता की झलक दिखाई दे रही थी, जो शायद आज भी कहीं ऐसे ही मेहनत कर रहे होंगे। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह जिलाधिकारी के रूप में सबसे पहले मजदूरों और किसानों के हक के लिए लड़ेगी। वह नहीं चाहती थी कि किसी और पिता को अपनी बेटी के सपनों के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़े, जैसा कि रामकिशन को करना पड़ा था। उसे याद आया कि कैसे गांव के लोग अक्सर उसके पिता का मजाक उड़ाते थे कि अरे रामकिशन, लड़की जात पर इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है, पराया धन है। लेकिन पिता ने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वे और अधिक दृढ़ हो जाते थे कि उनकी बेटी दुनिया को गलत साबित करेगी। अंजलि को वह दिन याद आया जब उसका यूपीएससी का रिजल्ट आया था और उसने सबसे पहले पिता को फोन किया था, लेकिन फोन नहीं लगा था। बाद में पड़ोसी के फोन पर बात हुई थी तो पिता इतना रोए थे कि वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। वह खुशी उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी, और आज अंजलि उसी पूंजी को सहेजने के लिए वापस आ रही थी। अंजलि ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और एक घूंट पिया, लेकिन उसका गला अभी भी सूखा हुआ था। शायद यह घबराहट थी या फिर घर पहुंचने की जल्दी। उसने ड्राइवर से पूछा कि रामपुर पहुंचने में और कितना समय लगेगा, तो ड्राइवर ने बताया कि बस आधा घंटा और। यह आधा घंटा उसे उन 4 सालों से भी लंबा लग रहा था जो उसने अपने घर से दूर बिताए थे। वह कल्पना करने लगी कि घर की हालत अब कैसी होगी। क्या पिता ने छत की मरम्मत करवाई होगी या फिर वह अभी भी टपकती होगी। उसने तय किया कि वह सबसे पहले पिता को अपने साथ सरकारी बंगले में ले जाएगी, जहां उन्हें अब कभी काम नहीं करना पड़ेगा। रास्ते में गन्ने से लदे हुए ट्रैक्टरों की कतारें खड़ी थीं, जिसके कारण उनकी गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी, और अंजलि को इन ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट बहुत जानी पहचानी लग रही थी। उसे याद आया कि कैसे पिता उसे गन्ने के रस की दुकान पर ले जाते थे और उसे गिलास भर के रस पिलाते थे, जबकि खुद केवल पानी पीते थे। वह त्याग की मूरत थे, एक ऐसे देवता जिन्होंने अपनी पूजा कभी नहीं करवाई, बस देते रहे। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया ताकि ड्राइवर या सुरक्षाकर्मी उसे कमजोर न समझे। एक डीएम को पत्थर दिल होना चाहिए, यह उसे सिखाया गया था, लेकिन वह तो एक बेटी भी थी। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बने एक पुराने स्कूल पर पड़ी, जहां उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी, और उसकी यादें फिर से ताजा हो गईं। स्कूल की दीवारें अब और भी जर्जर हो गई थीं और पेंट उखड़ चुका था, जो शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति को बयां कर रहा था। अंजलि ने सोचा कि कल ही वह बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी को बुलाकर स्कूलों के निरीक्षण का आदेश देगी। वह चाहती थी कि रामपुर का हर बच्चा वैसी ही शिक्षा पाए जैसी उसे मिली थी, ताकि गरीबी किसी के सपनों में बाधा न बने। उसकी शक्ति अब उसके पिता के सपनों को पूरा करने का साधन थी, और वह इसका उपयोग पूरी ईमानदारी से करने वाली थी। गाड़ी अब एक छोटे से बाजार से गुजर रही थी, जहां दुकानों पर लोगों की भीड़ थी और चाय की टपरियों पर चुनावी चर्चाएं चल रही थीं। अंजलि ने देखा कि लोग उसकी गाड़ी को हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह कभी लाल बत्ती वाली गाड़ियों को देखा करती थी। उसे महसूस हुआ
कि यह पद केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों का केंद्र है और वह उन्हें निराश नहीं कर सकती। लेकिन इन सब जिम्मेदारियों के बीच उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस बूढ़े पिता के प्रति थी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। उसका मन बार बार उसी प्रश्न पर अटक रहा था कि पिता अभी क्या कर रहे होंगे। उसने अपने मोबाइल में पुराने संदेशों को फिर से पढ़ा जो उसने पिता को भेजे थे, लेकिन जिनका कोई जवाब नहीं आया था, और एक अनजाना डर उसे घेरने लगा। शायद वे लिखना पढ़ना भूल गए हों या उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई हो। उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे याद आया कि आखिरी बार जब उसने बात की थी तो पिता को बहुत खांसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ मौसम का असर है। क्या उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी? क्या उन्होंने दवाई ली होगी? इन सवालों का जवाब उसे जल्द ही मिलने वाला था, लेकिन शायद वह जवाब वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहती थी। रामपुर शहर का शोर अब सुनाई देने लगा था और यातायात का दबाव भी बढ़ गया था, जिससे गाड़ी को बार बार ब्रेक लगाने पड़ रहे थे। पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी सायरन बजाते हुए रास्ता साफ कर रही थी और लोग किनारे हटकर रास्ता दे रहे थे। यह शक्ति प्रदर्शन अंजलि को अजीब लग रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि असली शक्ति सेवा में है, रौब में नहीं। उसने सोचा कि पिता को यह सब देखकर कितना आश्चर्य होगा कि उनकी छोटी सी गुड़िया के लिए पूरा शहर रुक गया है। वह उनके चेहरे के भाव देखने के लिए उतावली हो रही थी। वह गर्व जो उनकी आंखों में चमकेगा, वह मुस्कान जो उनके झुर्रियों भरे चेहरे को रोशन कर देगी। जैसे जैसे वे कलेक्ट्रेट के पास पहुंच रहे थे, अंजलि ने देखा कि वहां पर भी स्वागत के बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, जिन पर उसकी तस्वीर और नाम लिखा था। रामपुर की बेटी का स्वागत है, एक बैनर पर लिखा था, और उसे पढ़कर अंजलि का सीना गर्व से फूल गया। यह सम्मान उसने अपनी मेहनत से कमाया था, लेकिन इसकी नींव उसके पिता ने रखी थी। वह चाहती थी कि पिता भी इन बैनरों को देखें और महसूस करें कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने ड्राइवर को इशारा किया कि वह गाड़ी को थोड़ा धीमा रखे ताकि वह अपने शहर को जी भर के देख सके, जो अब उसकी कर्मभूमि बनने वाला था। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था और सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें जल गई थीं, जो रामपुर की धूल भरी सड़कों को एक मध्यम रोशनी में नहला रही थी। अंजलि के मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, अपने पिता को गले लगाना और उनसे कहना कि बाबा, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी आंखों को बंद किया और एक गहरी सांस ली, खुद को आने वाले मिलन के लिए तैयार किया। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था, एक ऐसा अध्याय जो उसकी जिंदगी की किताब में सबसे दर्दनाक होने वाला था। गाड़ी अब उस मोड़ पर मुड़ गई थी जहां से उसकी पुरानी दुनिया और नई दुनिया का टकराव शुरू होने वाला था। रामपुर शहर के मुख्य चौराहे पर सायरन की गूंज के साथ जब अंजलि का काफिला पहुंचा तो वहां का माहौल किसी मेले जैसा हो गया था। ढोल नगाड़ों की तेज आवाज और लोगों की भीड़ ने सड़कों को जाम कर दिया था, क्योंकि हर कोई अपनी नई कलेक्टर बिटिया की एक झलक पाने को बेताब था। पुलिस की जिप्सी आगे आगे चल रही थी और लाउडस्पीकर से भीड़ को रास्ते से हट जाने की चेतावनी दे रही थी। लेकिन उत्साह इतना था कि लोग बैरिकेड्स तोड़ने को तैयार थे। अंजलि गाड़ी के काले शीशे के पीछे बैठी यह सब देख रही थी, लेकिन उसके मन में वह खुशी नहीं थी जो बाहर खड़े लोगों के चेहरों पर थी। उसे लग रहा था कि यह शोरगुल उसके कानों को नहीं, बल्कि उसके दिल को बहरा कर रहा है, जहां केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, बाबा कहाँ हैं? गाड़ी धीरे धीरे कलेक्ट्रेट के भव्य द्वार पर आकर रुकी, जहां जिले के तमाम बड़े अधिकारी, नेता और पुलिस कप्तान उसके स्वागत के लिए कतारबद्ध खड़े थे। जैसे ही अंजलि गाड़ी से नीचे उतरी, पुलिस बैंड ने स्वागत धुन बजाई और उन पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की गई। एक के बाद एक कई अधिकारियों ने आगे बढ़कर उसे बुके भेंट किए और मैडम, वेलकम टू रामपुर कहकर अभिवादन किया। अंजलि ने चेहरे पर एक सधी हुई मुस्कान रखी और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया।
जो एक कुशल प्रशासक की पहचान होती है। लेकिन उसकी नजरें उन बड़े अधिकारियों के कंधों के ऊपर से पीछे खड़े आम लोगों की भीड़ को स्कैन कर रही थीं। उस एक परिचित चेहरे की तलाश में जो उसके लिए पूरी दुनिया था। वहां मौजूद स्थानीय विधायक और अन्य छुटभये नेता अंजलि के करीब आने की होड़ में लगे थे, ताकि वे फोटो खिंचवा सकें और अपनी राजनीति चमका सकें। अंजलि को इन खादीधारी नेताओं की चिकनी, चुपड़ी बातें और नकली हंसी से हमेशा नफरत थी, क्योंकि उसने बचपन में देखा था कि कैसे इन्हीं लोगों ने उसके पिता को प्रताड़ित किया था। फिर भी शिष्टाचारवश उसने उनसे हाथ मिलाया, लेकिन उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद भीड़ के किसी कोने में उसके पिता अपनी पुरानी सफेद धोती पहने और सिर पर गमछा लपेटे संकोच के साथ खड़े होंगे। वह जानती थी कि वे कभी भी आगे आने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए उसे ही उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन चारों तरफ केवल अनजान चेहरे ही दिखाई दे रहे थे। स्वागत समारोह के लिए बनाए गए मंच की ओर बढ़ते हुए अंजलि ने अपने साथ चल रहे एसडीएम उप जिलाधिकारी से धीमी आवाज में पूछा, क्या मेरे पिताजी को निमंत्रण भेजा गया था एसडीएम? जो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। अंजलि के इस सीधे सवाल पर थोड़ा हड़बड़ा गया और पसीना पोंछने लगा। उसने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, जी मैडम, हमने एक सिपाही को किशनपुर भेजा था, लेकिन शायद वे घर पर नहीं मिले या शायद तबीयत ठीक नहीं थी। अंजलि को यह जवाब बहुत ही गोलमोल और अजीब लगा, क्योंकि उसके पिता के लिए इस दिन से बड़ा कोई और दिन हो ही नहीं सकता था। अगर वे बीमार भी होते तो भी वे रेंग कर यहां आते। यह अंजलि का विश्वास था, और यहीं से उसके मन में संदेह का बीज अंकुरित होने लगा। मंच पर पहुंचकर जब अंजलि को बोलने के लिए माइक सौंपा गया, तो उसने सामने बैठी विशाल जनसमूह को देखा, जो उसकी एक एक बात सुनने के लिए शांत हो गया था। उसने अपना भाषण शुरू किया, मैं रामपुर की बेटी हूं और आज अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने आई हूं। और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पांडाल गूंज उठा। लेकिन बोलते बोलते उसका गला रुंध गया, क्योंकि उसे याद आया कि यह वाक्य उसने अपने पिता के सामने रिहर्सल किया था। वह चाहती थी कि आज वे सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठे हों, जहां बड़े बड़े अफसर बैठे थे, और वे देखें कि उनकी बेटी अब कितनी ताकतवर हो गई है। लेकिन वह कुर्सी खाली थी, या शायद उस पर कोई और बैठा था जो उस सम्मान का हकदार नहीं था। भाषण समाप्त होने के बाद अधिकारियों ने उसे सर्किट हाउस चलने का आग्रह किया, जहां उसके रहने और जलपान की व्यवस्था की गई थी। अंजलि ने मना करना चाहा, लेकिन प्रोटोकॉल और अधिकारियों के आग्रह के आगे उसे झुकना पड़ा। हालांकि उसका मन गांव जाने के लिए छटपटा रहा था। गाड़ी में बैठते ही उसने फिर से एसडीएम को तलब किया और कड़े शब्दों में पूछा, सच बताइए, क्या आपने खुद मेरे पिता से बात की थी? एसडीएम ने घबराते हुए कहा, मैडम, मैं व्यस्त था। मैंने पटवारी को भेजा था। उसने बताया कि घर पर ताला लगा है और वे शायद कहीं बाहर गए हैं। अंजलि का माथा ठनका, क्योंकि उसके पिता के पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, सिवाय अपने खेतों के, जो अब शायद उनके नहीं रहे थे। काफिला अब सर्किट हाउस की ओर बढ़ रहा था, जो शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित था, जहां ऊंची दीवारें और बड़े बड़े लॉन थे। रास्ते में अंजलि ने देखा कि शहर कितना बदल गया है। नई दुकानें खुल गई हैं और सड़कें चौड़ी हो गई हैं, लेकिन गरीबी अब भी सड़कों के किनारे पसरी हुई थी। उसने देखा कि कुछ भिखारी ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे हैं, और उसका दिल एक अजीब से डर से कांप उठा। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं, यह सोचकर कि कहीं उसका वहम सच न हो जाए। हालांकि उसे पता भी नहीं था कि वह किस बात से डर रही है। यह डर अवचेतन मन का था, जो उसे आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। सर्किट हाउस पहुंचते ही गार्ड्स ने फिर से सलामी दी और उसे उस आलीशान स्वीट में ले जाया गया, जो विशेष रूप से उसके लिए तैयार किया गया था। कमरे में हर सुख सुविधा मौजूद थी, एसी, टीवी, फलों की टोकरी और मखमली बिस्तर। लेकिन यह सब अंजलि को काटने को दौड़ रहा था। उसने खिड़की का पर्दा हटाया
और बाहर के अंधेरे को देखा, जो अब गहरा होता जा रहा था, बिल्कुल उसके मन की तरह। उसने सोचा कि उसके पिता इस वक्त कहाँ होंगे। क्या उन्होंने खाना खाया होगा? क्या उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल है? ये विचार उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि वह यहां मखमल पर है और उसका जन्मदाता न जाने किस हाल में है। थोड़ी देर बाद उसने अपने निजी सुरक्षा अधिकारी प्सो को बुलाया और एक ऐसा आदेश दिया जिसने उसे चौंका दिया। गाड़ी निकालो, हम अभी किशनपुर जाएंगे और इस बार कोई सायरन या पुलिस का तामझाम नहीं होगा, अंजलि ने दृढ़ता से कहा। पीएसओ ने आपत्ति जताने की कोशिश की। मैडम, रात हो गई है और वह इलाका थोड़ा संवेदनशील है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन अंजलि ने उसे बीच में ही रोक दिया। यह मेरा आदेश है और मैं अपने घर जा रही हूं, किसी युद्ध पर नहीं। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि पीएसओ को चुपचाप सिर झुकाना पड़ा। अंजलि ने अपनी वर्दी की जगह एक साधारण सलवार सूट पहन लिया, ताकि वह गांव में एक अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक बेटी की तरह जा सके। जब वह बिना किसी शोर शराबे के सर्किट हाउस से निकली, तो शहर की सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा था और दुकानों के शटर गिर रहे थे। अंजलि का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह उस सच्चाई के करीब पहुंच रही थी जिसे वह 4 साल से टाल रही थी। उसने अपने फोन से गांव के सरपंच को मिलाने की कोशिश की, लेकिन फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था, जिससे उसकी चिंता और बढ़ गई। उसे याद आया कि सरपंच भी ठाकुर विक्रम सिंह का आदमी था और हो सकता है कि उसने ही जानबूझकर उसके पिता को गायब कर दिया हो। उसके मन में तरह तरह की साजिशों और अनहोनी के विचार आने लगे, जिससे उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। गाड़ी अब शहर की रोशनी को पीछे छोड़ते हुए गांव की अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी, जहां केवल हेडलाइट की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। अंजलि को वह पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे पंचायत लगती थी और जहां उसके पिता अक्सर बैठा करते थे। पेड़ के नीचे अब कोई नहीं था, केवल सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे थे, जो वीरानगी की कहानी कह रहे थे। अंजलि ने ड्राइवर को गाड़ी और तेज चलाने को कहा, क्योंकि उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। वह बस एक बार अपने पिता को देखना चाहती थी, उन्हें गले लगाना चाहती थी और यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वे सुरक्षित हैं। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आवारा कुत्ते गाड़ी के पीछे भौंक रहे हैं और दूर कहीं सियार की आवाज आ रही थी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अंजलि को बचपन की वे रातें याद आ गईं जब बिजली चली जाती थी और पिता उसे कहानियां सुनाकर सुलाते थे। डरना नहीं मुनिया, मैं हूं ना, वे कहते थे, और उनका वह आश्वासन ही उसके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था। आज वह खुद जिले की सबसे बड़ी अधिकारी थी। उसके पास बंदूकधारी गार्ड थे, लेकिन फिर भी वह डरी हुई थी। उसे महसूस हुआ कि पिता के बिना इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, वह हमेशा अकेला और असुरक्षित ही रहता है। गाड़ी के झटकों से उसे पता चल गया कि वे अब गांव की कच्ची सड़क पर आ गए हैं, जहां कीचड़ और गड्ढे उनका स्वागत कर रहे थे। ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन अंजलि की खामोश सख्ती उसे रुकने नहीं दे रही थी। उसने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया तो गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू उसके नथुनों में भर गई, लेकिन इसमें एक अजीब सी सड़न भी मिली हुई थी। यह खुशबू उसे अपनेपन का एहसास तो करा रही थी, लेकिन साथ ही यह भी बता रही थी कि यहां कुछ बहुत गलत हुआ है। गांव के घरों में टिमटिमाते दिए दिखाई देने लगे थे, जो किसी उम्मीद की तरह लग रहे थे। जैसे ही गाड़ी उसके घर वाली गली के मोड़ पर पहुंची, अंजलि ने देखा कि गली में बिल्कुल अंधेरा है और सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर इस समय लोग चौपाल पर बैठकर हुक्का पीते थे या बातें करते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव को सांप सूंघ गया हो। क्या वे उसे देखकर डर गए थे या वे कुछ छिपा रहे थे? अंजलि ने ड्राइवर को इशारा किया कि वह गाड़ी वहीं रोक दे, क्योंकि वह आगे पैदल जाना चाहती थी। वह अपने बचपन के घर के दरवाजे पर गाड़ी से नहीं, बल्कि अपने पैरों से चलकर जाना चाहती थी।
ताकि वह उस दर्द को महसूस कर सके जो उसके पिता ने सहा था। अंजलि गाड़ी से उतरी और उसने अपने पीएसओ को वहीं रुकने का इशारा किया। हालांकि वह उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह आगे बढ़ती गई। हर कदम उसे उसके अतीत और एक भयानक भविष्य की ओर ले जा रहा था। गली के कुत्तों ने उसे अजनबी समझकर भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की। उसकी नजरें केवल उस लकड़ी के पुराने दरवाजे पर टिकी थी, जिस पर अब दीमक लग चुकी थी। वह दरवाजा जो कभी उसके लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित प्रवेश द्वार था, अब उसे किसी डरावनी गुफा का मुहाना लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कांपते हुए हाथ से दरवाजे की कुंडी खटखटाई। बाबा, बाबा, मैं आ गई हूं। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज गई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। केवल हवा की साए साए सुनाई दी। अंजलि ने दोबारा जोर से दरवाजा खटखटाया, और इस बार उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। पास के घर से एक खिड़की खुली और किसी ने झांक कर देखा, लेकिन अंजलि को पहचानते ही खिड़की तुरंत बंद कर ली गई। यह व्यवहार अंजलि के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। उसके अपने गांव के लोग उससे कतरा रहे थे। तभी उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर ताला नहीं, बल्कि एक मोटी जंजीर लटकी हुई है, जिस पर धूल जमी है। यह देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह चौखट पर ही गिरते गिरते बची। अंजलि ने जंजीर को पकड़कर जोर से हिलाया, मानो वह उस बेजान लोहे से जवाब मांग रही हो। यह ताला किसने लगाया? मेरे पिता कहाँ हैं? वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज में अब अधिकार से ज्यादा हताशा थी। पीएसओ दौड़कर उसके पास आया और उसे संभालने की कोशिश की। मैडम, शांत हो जाइए, हम पता लगाते हैं। लेकिन अंजलि शांत नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस जंजीर ने उसे बता दिया था कि उसका घर अब घर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा खंडहर बन चुका है जिसने अपने मालिक को खो दिया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो उसकी वर्दी पर गिरकर उसे और भी भारी बना रहे थे। उस रात उस वीरान गली में खड़ी अंजलि को अपनी डीएम की कुर्सी, अपनी लाल बत्ती की गाड़ी और अपनी सारी डिग्रियां बेकार लगने लगीं। उसे समझ आ गया कि उसका असली संघर्ष अब शुरू हुआ है, प्रशासनिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत। उसने अपनी आंसुओं को पोंछा और एक नई दृढ़ता के साथ खड़ी हुई। अगर उसके पिता इस घर में नहीं है, तो वह उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। उसने पीएसओ की ओर देखा और एक ऐसी नजरों से आदेश दिया जो किसी भी अपराधी को कंपा दे। ताला तोड़ो, मुझे अंदर जाना है। और उस अंधेरे में हथौड़े की चोट की आवाज ने खामोशी को चीर दिया, जैसे अंजलि के जीवन का एक नया और दर्दनाक अध्याय खुल रहा हो। हथौड़े की वह एक चोट सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी, और जैसे ही लोहे की जंजीर टूटकर जमीन पर गिरी, उसकी आवाज किसी भारी पत्थर के सीने पर गिरने जैसी लगी। अंजलि की धड़कनें अब इतनी तेज थीं कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस हो रहा था, और उसका हाथ अनायास ही अपने गले की ओर बढ़ गया, मानो वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हो। पीएसओ ने सावधानी से पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, जो एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला, जैसे वह अपनी व्यथा कहने के लिए रो रहा हो। अंदर से एक बाजी और नमी युक्त हवा का झोंका आया, जिसने अंजलि के नथुनों को भर दिया। लेकिन यह वह गंध नहीं थी जिसे वह पहचानती थी। यह उसके घर की वह सौंधी मिट्टी की खुशबू नहीं थी, बल्कि सड़ते हुए अनाज और चूहों की गंध थी, जो किसी गोदाम की याद दिला रही थी। अंजलि ने अपने सुरक्षाकर्मी के हाथ से टॉर्च ली और कांपते हुए हाथों से अंधेरे कमरे में रोशनी डाली। लेकिन जो दृश्य उसके सामने उभरा, उसने उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी। जिस जगह कभी उसके पिता की चारपाई बिछी होती थी और जहां वे बैठकर रामायण का पाठ करते थे, वहां अब अनाज से भरी बोरियों के ढेर लगे हुए थे। कमरे का हर कोना, जहां उसकी बचपन की यादें और खिलौने बिखरे रहते थे, अब बोरियों के पहाड़ से ढक चुका था,
और दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अंजलि की नजर एक बोरी पर पड़ी जिस पर लाल स्याही से लिखा था ठाकुर विक्रम सिंह, और यह नाम पढ़ते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। यह उसका घर था, उसके पिता का मंदिर था, लेकिन अब यह उस जमींदार का गोदाम बन चुका था जिसने उनके जीवन को नर्क बना दिया था। वह बदहवास सी होकर अंदर दौड़ी, बोरियों को धक्का देते हुए उस कोने तक पहुंचने की कोशिश करने लगी जहां रसोई हुआ करती थी, उम्मीद करते हुए कि शायद वहां कुछ बचा हो। लेकिन वहां भी चूल्हा टूटा हुआ पड़ा था और बर्तन गायब थे। केवल दीवार पर कालिक की एक परत जमी थी जो बता रही थी कि कभी यहां खाना बनता था। अंजलि को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकालकर कुचल दिया हो, क्योंकि यह केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं था, बल्कि उसके पिता के स्वाभिमान का प्रतीक था। उसने दीवार पर हाथ फेरा जहां उसने कभी अपनी ऊंचाई नापने के निशान बनाए थे, लेकिन अब वे निशान भी चूने और धूल की परत के नीचे दब चुके थे। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई और उसके गले से एक ऐसी चीख निकली जो किसी घायल शेरनी की दहाड़ जैसी थी, जिसने पूरे वातावरण को हिलाकर रख दिया। पीएसओ और ड्राइवर जो बाहर खड़े थे उसकी चीख सुनकर अंदर दौड़ पड़े, यह सोचकर कि शायद कोई खतरा है। लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी साहब जमीन पर बैठकर रो रही हैं। एक जिलाधिकारी को इस तरह टूटते हुए देखना उनके लिए भी असहज था, लेकिन वे समझ रहे थे कि इस वर्दी के पीछे एक लाचार बेटी छिपी है। अंजलि ने अपनी आंसुओं को पोंछा और एक झटके से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब दुख की जगह प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। यह सब क्या है? वह चिल्लाई। उसकी आवाज में इतना क्रोध था कि कमरे की दीवारें भी कांप उठीं। मेरे पिता का घर अनाज मंडी कैसे बन गया, किसने दी? उन्हें यह जुर्रत? उसके सवालों का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। केवल खामोशी थी जो उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। अंजलि तूफान की तरह घर से बाहर निकली और सीधे पड़ोस वाले घर का दरवाजा पीटने लगी, जहां रामू काका रहते थे, जो उसके पिता के बचपन के मित्र थे। काका, दरवाजा खोलिए, मुझे सच जानना है, वह चिल्ला रही थी, और उसकी आवाज सुनकर आसपास के घरों की बत्तियां जलने लगीं। लेकिन कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव वाले जानते थे कि ठाकुर का खौफ प्रशासन के डर से कहीं ज्यादा बड़ा है और वे इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन अंजलि हार मानने वाली नहीं थी। उसने पीएसओ को आदेश दिया कि वह एसएचओ थाना प्रभारी को तुरंत मौके पर बुलाए और पूरे गांव की तलाशी ले। उसकी जिद और क्रोध को देखकर आखिरकार रामू काका का दरवाजा धीरे से खुला और एक डरा सहमा चेहरा बाहर झांका। रामू काका ने जब अंजलि को देखा तो उनकी आंखों में पहचान तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शर्मिंदगी और डर था जो उन्हें नजरें मिलाने से रोक रहा था। अंजलि ने उनका हाथ पकड़ लिया। काका, मेरे बाबा कहाँ हैं? यह घर ठाकुर के पास कैसे गया? आप तो सब जानते थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वह लगभग गिड़गिड़ा रही थी। काका ने कांपते हुए होठों से कहा, बेटी, तेरे जाने के बाद तेरी पढ़ाई के लिए कर्जा बहुत बढ़ गया था और ब्याज चुकाने के लिए उसने घर गिरवी रख दिया। यह सुनकर अंजलि सन्न रह गई। वह तो हर महीने अपनी स्कॉलरशिप और बाद में सैलरी से पैसे भेजती थी, फिर कर्जा कैसे नहीं चुका? उसे समझ आ गया कि यह सूदखोरों का वह जाल है जिससे निकलना किसी गरीब के लिए असंभव होता है। लेकिन वे गए कहां, वे रहते कहां हैं? अंजलि ने काका के कंधे झकझोरते हुए पूछा। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था और हर पल एक युग जैसा लग रहा था। काका ने नजरें झुकाकर कहा, वह किसी को बताकर नहीं गया, बस एक दिन अपनी पोटली उठाई और यह कहकर निकल गया कि अब बेटी बड़ी अफसर बन गई है, उसकी इज्जत खराब न हो, इसलिए मैं दूर जा रहा हूं। यह शब्द अंजलि के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसके पिता ने उसकी इज्जत की खातिर खुद को बेघर कर लिया था। उसने सोचा कि कैसी विडंबना है, जिस पद के लिए पिता ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वही पद आज उनके बीच की सबसे बड़ी दीवार बन गया था। काका की बातों में सच्चाई कम और छिपाव ज्यादा लग रहा था, जैसे वे कुछ और भी जानते हों।
लेकिन कहने से डर रहे हों। तभी सायरन की आवाज के साथ पुलिस की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और नीली लाल बत्तियों ने गांव के अंधेरे को चीर दिया। एसएचओ और तहसीलदार हांफते हुए अंजलि के पास आए और सैल्यूट मारकर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैडम, आप यहां, हमें खबर की होती। एसएचओ ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मेरे घर पर अवैध कब्जा है और आप पूछ रहे हैं कि मैं यहां क्यों हूं? उसने कड़े शब्दों में कहा। ठाकुर विक्रम सिंह के नाम का वारंट अभी जारी करो और इस घर को सील करो। एक एक दाना जब्त होना चाहिए। उसका आदेश इतना सख्त था कि अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। लेकिन अंजलि जानती थी कि इससे उसके पिता वापस नहीं आएंगे। अंजलि वापस अपने घर की दहलीज पर आकर बैठ गई, जहां कभी उसकी मां चावल साफ करती थी, और वह शून्यता में ताकने लगी। उसे याद आया कि कैसे वह अपनी सफलता की खबरों से पिता को खुश करना चाहती थी, लेकिन अब उसे अपनी हर सफलता एक अभिशाप लग रही थी। उसने सोचा कि जब वह एसी कमरों में बैठती थी, तब उसके पिता शायद किसी पेड़ के नीचे सो रहे होंगे या भूखे पेट भटक रहे होंगे। यह विचार उसे अंदर ही अंदर काट रहा था कि वह दुनिया को सुधारने निकली थी, लेकिन अपने ही घर को नहीं बचा पाई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, जो अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और पीएसओ भी चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। गांव के कुछ और लोग अब हिम्मत करके बाहर आ गए थे और दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, फुसफुसाते हुए कि रामकिशन की बेटी तो सच में लाट साहब बन गई। लेकिन अंजलि को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका ध्यान तो केवल उस अंधकार पर था जहां उसके पिता खो गए थे। उसने तहसीलदार को पास बुलाया और कहा, मुझे सुबह तक रामकिशन की लोकेशन चाहिए, चाहे आपको पूरा जिला क्यों न छानना पड़े। अस्पतालों, रैन बसेरों, मंदिरों, हर जगह उनकी तलाश करो। तहसीलदार ने जी मैडम कहा और अपनी टीम को फोन पर निर्देश देने लगा। अंजलि ने ठान लिया था कि जब तक उसे अपने पिता नहीं मिल जाते, वह इस जिले में चैन की सांस नहीं लेगी। रात गहरी होती जा रही थी और आसमान में चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था, मानो वह भी इस दुखद दृश्य को देखने का साहस नहीं कर पा रहा हो। अंजलि ने अपने पर्स से पिता की वह पुरानी चिट्ठी निकाली जिसे उसने सैकड़ों बार पढ़ा था, और मोबाइल की रोशनी में उसे फिर से पढ़ने लगी। अक्षरों में पिता का कांपता हुआ हाथ साफ दिखाई दे रहा था। जुग जुग जियो बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। उस कागज के टुकड़े पर गिरे हुए आंसू के दाग अब नए आंसुओं से मिल गए थे। अंजलि ने महसूस किया कि यह लड़ाई अब केवल एक घर की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है जिसने एक पिता को उसकी बेटी से छीन लिया। उसने उठकर घर के अंदर एक बार फिर नजर डाली, जहां पुलिस वाले अब्ती और जब्ती की कार्यवाही कर रहे थे और बोरियों को गिन रहे थे। उसे लगा कि वे बोरियां नहीं, बल्कि उसके पिता की लाशें हैं जिन्हें गिना जा रहा है, और उसका दम घुटने लगा। वह बाहर खुली हवा में आ गई, जहां ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर की आग को कोई भी हवा ठंडा नहीं कर सकती थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कसम खाई, बाबा, मैं आपको ढूंढ निकालूंगी, और जिसने आपके साथ यह किया है उसे कानून के सामने झुकना ही पड़ेगा। उसका चेहरा अब आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो एक नई जंग का ऐलान कर रही थी। एसएचओ ने दबे पांव आकर सूचना दी, मैडम, सर्किट हाउस चलने का समय हो गया है। यहां रुकना सुरक्षित नहीं है, और सुबह आपको जनता दरबार भी लगाना है। जनता दरबार यह शब्द सुनते ही अंजलि के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। शायद यही वह जरिया है जिससे वह अपने पिता तक पहुंच सकती है। अगर वह पूरे जिले को यह संदेश दे दे कि डीएम अपने पिता को ढूंढ रही है, तो शायद कोई सुराग मिल जाए। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी की ओर बढ़ी, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी चौखट पर अटका हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा। घर अब पुलिस के पहरे में था,
लेकिन वह तो उसे वीरान ही लग रहा था। गाड़ी में बैठते ही अंजलि ने अपनी डायरी निकाली और अगले दिन के लिए कुछ नोट्स बनाने लगी, क्योंकि उसे अपने दुख को अपनी ताकत में बदलना था। वह जानती थी कि कल का दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, जहां उसे एक प्रशासक और एक बेटी दोनों का फर्ज निभाना होगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और चेहरे पर वही सख्त भाव वापस ले आई जो दुनिया उससे देखना चाहती थी। गाड़ी का काफिला धूल उड़ाता हुआ वापस शहर की ओर चल पड़ा, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा सवाल जो रात के सन्नाटे में गूंजता रहा। आखिर एक पिता अपनी ही बेटी की सफलता से क्यों छिप रहा है? अगली सुबह सूरज की किरणें रामपुर के पुराने शिव मंदिर के विशाल प्रांगण में बिखर रही थीं, जहां आज जिले का सबसे बड़ा जनता दरबार आयोजित होने जा रहा था। अंजलि ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था ताकि रात भर रोने के कारण सूजी हुई आंखों को छिपा सके और अपने पद की गरिमा बनाए रख सके। उसने अपनी वर्दी को बहुत सलीके से पहना था, लेकिन उसके अंदर का इंसान बुरी तरह से टूट चुका था, जिसे वह बड़ी मुश्किल से समेटे हुए थी। आज उसे सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुननी थीं और उनका समाधान करना था, जबकि उसकी अपनी सबसे बड़ी समस्या, उसके पिता का लापता होना, अभी भी अनुत्तरित थी। सरकारी गाड़ी में बैठते हुए उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी निजी पीड़ा को अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने देगी, चाहे उसका दिल कितना भी भारी क्यों न हो। मंदिर का प्रांगण खचाखच भरा हुआ था, जहां दूर दराज के गांवों से आए हुए गरीब किसान, मजदूर और विधवाएं अपनी अपनी अर्जी लेकर कड़ी धूप में खड़े थे। टेंट और माइक की व्यवस्था की गई थी और हर तरफ पुलिस का सख्त पहरा था, जो किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए तैनात था। अंजलि की गाड़ी के पहुंचते ही भीड़ में एक लहर सी दौड़ गई और डीएम साहिबा की जय के नारे गूंजने लगे, जो उसकी लोकप्रियता का प्रमाण थे। लेकिन अंजलि को ये नारे खोखले लग रहे थे, क्योंकि वह जानती थी कि ये लोग एक मसीहा की तलाश में हैं और वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि इस भीड़ में हर कोई किसी न किसी उम्मीद के साथ आया है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता कभी उम्मीद लेकर साहूकारों के पास जाते थे। मंच पर चढ़ते ही अंजलि ने देखा कि जिला प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस कप्तान सिर झुकाए उसकी अगवानी के लिए खड़े हैं। उसने कुर्सी संभाली और माइक को अपनी ओर खींचते हुए कार्यवाही शुरू करने का इशारा किया, जिससे वहां मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक फरियादी आने लगे। कोई जमीन के पट्टे के लिए रो रहा था, तो कोई पेंशन न मिलने की शिकायत कर रहा था। अंजलि हर शिकायत को बहुत ध्यान से सुन रही थी और तुरंत निस्तारण के आदेश दे रही थी, जिससे जनता में उसका विश्वास और गहरा हो रहा था। लेकिन उसकी नजरें बार बार भीड़ के पीछे वाले हिस्से की ओर जा रही थीं, जहां कुछ हलचल हो रही थी और जिसे पुलिस वाले छिपाने की कोशिश कर रहे थे। धूप चढ़ने के साथ साथ गर्मी और उमस बढ़ती जा रही थी, जिससे भीड़ में बेचैनी फैल रही थी और पसीने की गंध हवा में तैरने लगी थी। अंजलि के पास एक बूढ़ी अम्मा आईं, जो रोते हुए बता रही थीं कि उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया है और अब उनके पास रहने को कोई जगह नहीं है। अंजलि का दिल भर आया, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसके पिता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बस फर्क इतना था कि यहां बेटा नालायक था और वहां परिस्थितियां। उसने तुरंत समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि अम्मा को वृद्धाश्रम में जगह दी जाए और उनके बेटे पर कानूनी कार्यवाही हो। यह फैसला सुनाते हुए उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता आ गई थी, जो उसके अंदर के गुस्से को दर्शा रही थी। तभी प्रांगण के बाहरी गेट पर, जहां प्रसादी का वितरण होता था, कुछ शोर शराबा सुनाई दिया जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अंजलि ने अपनी फाइल से नजर हटाई और उस दिशा में देखा जहां पुलिस के सिपाही कुछ फटे हाल लोगों को डंडे दिखाकर डरा रहे थे। ये वे भिखारी और बेसहारा लोग थे जो मंदिर के आसपास रहते थे और श्रद्धालुओं की दया पर निर्भर थे। लेकिन आज वीआईपी मूवमेंट के कारण उन्हें वहां से हटाया जा रहा था।
प्रशासन चाहता था कि नया डीएम सब कुछ साफ सुथरा देखे और गरीबी के ये बदरंग धब्बे उनकी आंखों में न चुभें। अंजलि को यह दृश्य देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह जानती थी कि सफाई सड़कों की होनी चाहिए, इंसानों की नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम, जो सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी था, बार बार उन भिखारियों को धकेल रहा था और गालियां दे रहा था। चलो हटो यहां से, मैडम साहिबा आ रही हैं। अंजलि ने माइक पर हाथ रखा और अपने बगल में बैठे एडीएम से पूछा, वहां क्या हो रहा है? उन लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? एडीएम ने लापरवाही से जवाब दिया, मैडम, ये भिखारी हैं, गंदगी फैलाते हैं और भीड़ बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। यह जवाब सुनकर अंजलि का पारा चढ़ गया। उसे वो दिन याद आ गए जब उसके पिता को भी अमीरों की महफिलों से ऐसे ही दुत्कारा जाता था। उसने एडीएम को घूर कर देखा और कहा, गरीब डिस्टर्बेंस नहीं होते, वे हमारी जिम्मेदारी होते हैं। अंजलि ने तुरंत मंच से उतरने का फैसला किया, जिससे सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ था। मैडम, आप कहां जा रही हैं? वहां बहुत गंदगी है। पीएसओ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसकी अनसुनी अनसुनी कर दी। वह तेज कदमों से उस गेट की ओर बढ़ी, जहां पुलिस अब बल प्रयोग करने पर उतारू थी और लाठियां भांज रही थी। भीड़ भी आश्चर्यचकित होकर रास्ता देने लगी, यह देखते हुए कि उनकी कलेक्टर बिटिया खुद धूल और धूप में चलकर उन भिखारियों के पास जा रही है। अंजलि के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही हो। एक ऐसा खिंचाव जिसे वह तर्क से नहीं समझा सकती थी। जैसे जैसे वह पास पहुंच रही थी, उसे सिपाहियों की गालियां और उन बेसहारा लोगों की गिड़गिड़ाहट साफ सुनाई देने लगी, जो दया की भीख मांग रहे थे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को, जो कोने में दुबक कर बैठा था, कॉलर से पकड़कर घसीटा और चिल्लाया, सुनाई नहीं देता, बुढ़े भाग यहां से। वह बूढ़ा आदमी कमजोर था, उसके कपड़े तार तार हो चुके थे और उसके पैरों में बड़े बड़े घाव थे, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। वह अपना चेहरा अपने गमछे से छिपा रहा था, मानो उसे मार से ज्यादा अपनी पहचान जाहिर होने का डर हो। अंजलि ने यह दृश्य देखा और उसका खून खौल उठा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, खबरदार। अगर किसी ने उस पर हाथ उठाया तो उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि पूरा प्रांगण सन्न रह गया और सिपाही का हाथ हवा में ही रुक गया, जैसे उसे लकवा मार गया हो। अंजलि दौड़कर वहां पहुंची और सिपाही को धक्का देकर दूर किया। उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती, एक बुजुर्ग पर हाथ उठाते हुए? क्या यही ट्रेनिंग मिली है तुम्हें? उसने सिपाही को फटकार लगाई, जो अब डर के मारे कांप रहा था और माफी मांग रहा था। अंजलि ने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा, जो अब भी जमीन पर पड़ा कांप रहा था और अपना चेहरा छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके शरीर की बनावट, उसके कांपते हुए हाथ, सब कुछ अंजलि को एक दर्दनाक डेजा वू का एहसास करा रहे थे। भीड़ अब गोला बनाकर खड़ी हो गई थी और सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन अंजलि के लिए दुनिया का बाकी शोर बंद हो चुका था। उसकी नजरें बस उस झुके हुए शरीर पर टिकी थीं, जिसके बाल धूल से सने थे और जिसने शायद कई दिनों से खाना नहीं खाया था। उसने देखा कि उस आदमी के हाथ की कलाई पर एक पुराना काला धागा बंधा है, ठीक वैसा ही जैसा उसने बचपन में अपने पिता को नजर से बचाने के लिए बांधा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और सांसें अटक गईं, मानो समय ने अपनी गति रोक दी हो। क्या यह संभव है? क्या नियति इतनी क्रूर हो सकती है? यह सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। अंजलि धीरे से घुटनों के बल बैठ गई, अपनी सफेद साड़ी के गंदा होने की परवाह किए बिना, और उसने बहुत कोमलता से उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा। वह स्पर्श कोई अजनबी स्पर्श नहीं था।
यह वही खुरदरी त्वचा थी जिसने उसे बचपन में अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। वह आदमी और सिकुड़ गया, जैसे वह धरती में समा जाना चाहता हो, और उसने दबी हुई आवाज में कहा, साहब, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। वह आवाज, वह टूटी हुई, कमजोर, लेकिन जानी पहचानी आवाज सुनकर अंजलि के कानों में सन्नाटा छा गया। यह आवाज हजारों की भीड़ में भी वह पहचान सकती थी, क्योंकि यह उसके अस्तित्व का हिस्सा थी। अधिकारियों ने उसे उठाने की कोशिश की। मैडम, प्लीज आप उठिए, यह कोई पागल भिखारी है, हम इसे देख लेंगे। लेकिन अंजलि ने झटके से उनका हाथ हटा दिया और उस आदमी के चेहरे से गमछा हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी थी, जो उसके गालों को भिगो रही थी। बाबा, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, इतना धीमा कि शायद केवल उन दोनों को ही सुनाई दिया हो। उस आदमी ने जैसे ही बाबा शब्द सुना, उसका शरीर अकड़ गया और उसने अपना चेहरा और जोर से छिपा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी अफसर बेटी उसे इस हाल में देखे। वह अपनी गरीबी की परछाई उसकी सफलता पर नहीं पड़ने देना चाहता था। अंजलि ने अब और इंतजार नहीं किया। उसने दोनों हाथों से जबरदस्ती उस गमछे को हटा दिया, और जो चेहरा सामने आया, उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वह चेहरा धूप और धूल से काला पड़ चुका था। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, गाल पिचक गए थे और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। लेकिन उन गड्ढों के बीच वही बूढ़ी आंखें थीं जिनमें अंजलि के लिए अथाह प्रेम और अब असीम शर्मिंदगी भरी हुई थी। यह रामकिशन थे, रामपुर की डीएम अंजलि वर्मा के पिता, जो अब एक भिखारी बन चुके थे। वह क्षण इतना भारी था कि अंजलि को लगा जैसे आसमान टूटकर उसके सिर पर गिर पड़ा हो। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि डीएम साहिबा एक भिखारी को इतना गौर से क्यों देख रही हैं और रो क्यों रही हैं। पुलिस वाले भी हैरान थे और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन अभी भी पूरी सच्चाई से अनजान थे। रामकिशन अपनी फटी पुरानी धोती को समेटने की कोशिश कर रहे थे, अपनी नंगी मैली टांगों को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। तू यहां क्यों आई बेटी, चली जा, लोग क्या कहेंगे, उन्होंने रूंधे गले से कहा, और यह शब्द अंजलि के दिल को चीरते हुए निकल गए। अंजलि को अपनी डिग्रियां, अपना पद, अपनी लाल बत्ती की गाड़ी, सब कुछ उस पल में कचरा लगने लगा। उसने महसूस किया कि जिस समाज में एक पिता को अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए भीख मांगनी पड़े, वह समाज सड़ा हुआ है। वह वहां बैठी रही उस धूल भरी जमीन पर, अपने पिता के चरणों के पास, और दुनिया की परवाह किए बिना फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियों ने वहां मौजूद हर शख्स को स्तब्ध कर दिया। यह एक डीएम का रोना नहीं था, यह एक उस बेटी का क्रंदन था जिसने अपनी सफलता की कीमत अपने पिता के सम्मान से चुकाई थी। आसपास खड़े अधिकारी, जो अभी तक उस बूढ़े को धक्के मार रहे थे, अब पसीने से तरबतर हो रहे थे, क्योंकि उन्हें अंजलि के हाव भाव से अनहोनी का आभास हो गया था। अंजलि ने अपने पिता के जख्मी पैरों को अपने हाथों में ले लिया, उन पैरों को जिन्हें उसने कभी तेल लगाया था। अब उनमें खून और मवाद भरा था। उसने अपनी रेशमी रुमाल से उन घावों को पोंछना शुरू कर दिया, जिसे देखकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक पत्रकार ने, जो वहां मौजूद था, अपना कैमरा जूम किया, लेकिन अंजलि को अब किसी कैमरे या खबर की परवाह नहीं थी। उसके लिए अब केवल एक ही सत्य था। उसके पिता, उसके भगवान, उसके सामने अपनी दयनीयता में नग्न खड़े थे। बाबा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मुझे इतना पराया कर दिया, अंजलि ने रोते हुए पूछा। उसका गला दर्द से भर गया था। रामकिशन ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। वही पुराना आशीर्वाद, वही पुराना प्यार। मैं तेरी उड़ान में पत्थर नहीं बनना चाहता था मुनिया, उन्होंने धीरे से कहा। सोचा था तू राज करेगी और मैं तेरी कहानियों में जिंदा रहूंगा।
उनका यह निस्वार्थ प्रेम अंजलि के लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसने तय कर लिया कि अब और कोई छिपाव नहीं होगा, अब और कोई झूठ नहीं होगा। आज रामपुर देखेगा कि उसका असली हीरो कौन है। अंजलि ने अपने आंसुओं को पोंछा और खड़ी हो गई। लेकिन इस बार उसने अपने पिता का हाथ नहीं छोड़ा। उसने रामकिशन का हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया और उन्हें भी अपने साथ खड़ा किया। रामकिशन संकोच कर रहे थे, पीछे हट रहे थे, लेकिन अंजलि की पकड़ लोहे जैसी थी। उसने वहां मौजूद पुलिस कप्तान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि ज्वालामुखी धधक रहा था। इंस्पेक्टर, उसने कड़कती आवाज में कहा, जिसे तुम धक्का दे रहे थे, जिसे तुम कचरा समझ रहे थे। उसकी आवाज गूंजी और सब सांस रोककर सुनने लगे। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे थम गई थी। अंजलि ने एक गहरी सांस ली, अपने पिता को अपनी बाहों में सहारा दिया और भीड़ की तरफ मुड़ी। वह पल आ गया था जब पर्दा उठने वाला था, जब सच्चाई नंगी होकर सबके सामने आने वाली थी। यह केवल एक पिता और बेटी का मिलन नहीं था, बल्कि यह उस पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा था जो इंसान की कीमत के कपड़ों से लगाती है। अंजलि ने माइक की ओर कदम बढ़ाया, अपने पिता को साथ लिए हुए, और एक नई कहानी लिखने की तैयारी की। उस क्षण मंदिर के प्रांगण में एक ऐसा सन्नाटा छा गया था जो किसी भीषण तूफान के आने से पहले होता है, जहां हवा भी सांस लेना भूल जाती है। अंजलि ने अपने पिता रामकिशन का खुरदरा और मैला हाथ अपनी कोमल हथेलियों में कसकर पकड़ रखा था, जैसे वह पूरी दुनिया को चुनौती दे रही हो कि अब कोई उन्हें अलग करके दिखाए। उसकी आंखों से बहते आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह एक ऐसी दृढ़ता ने ले ली थी जो पत्थर को भी पिघला सकती थी। वहां मौजूद पुलिस अधिकारी और जनता, जो कुछ पल पहले तक उस भिखारी को हिकारत से देख रहे थे और गालियां दे रहे थे, अब अंजलि के इस रूप को देखकर स्तब्ध थे और अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े थे। अंजलि को अपनी वर्दी पर लगे अशोक स्तंभ और अपने पिता के फटे हुए कपड़ों के बीच का अंतर अब मिटता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि रक्त के रिश्ते किसी भी पद या प्रतिष्ठा से बहुत बड़े होते हैं। अंजलि ने माइक को अपने पास खींचा और उसकी कड़कती हुई आवाज ने उस भारी खामोशी को तोड़ दिया। आप लोग जिसे कचरा समझकर धक्के मार रहे थे, जिसे आप समाज का बोझ समझते हैं, वह कोई साधारण भिखारी नहीं है। उसकी आवाज में दर्द, क्रोध और गर्व का एक ऐसा मिश्रण था जिसने हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दिए और दिलों को झकझोर दिया। उसने अपने पिता के झुकते हुए कंधों को सहारा देते हुए चिल्लाकर कहा, ये मेरे पिता हैं, रामकिशन, जिन्होंने अपना पेट काटकर, अपनी जमीन बेचकर मुझे इस कुर्सी तक पहुंचाया है। यह घोषणा किसी बम धमाके से कम नहीं थी। भीड़ में एक सामूहिक आह निकली और कई लोगों के हाथ अनायास ही अपने मुंह पर चले गए, क्योंकि उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस वाले, जिन्होंने रामकिशन को लाठियां मारी थीं, अब डर के मारे कांप रहे थे और शर्मिंदगी से अपनी नजरें चुरा रहे थे। रामकिशन अभी भी संकोच में सिमटे जा रहे थे। वे अपनी गंदी और फटी हुई धोती से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे थे, यह सोचते हुए कि उनकी वजह से उनकी कलेक्टर बिटिया की जग हंसाई हो रही है। मुझे जाने दे बेटी, मैं तेरे लायक नहीं हूं। लोग क्या कहेंगे? उन्होंने सिसकते हुए कहा, लेकिन अंजलि ने उन्हें और जोर से भींच लिया, जैसे वह उन्हें दुनिया की हर बुरी नजर से बचाना चाहती हो। उसने अपनी जेब से एक साफ और महंगा रुमाल निकाला और सबके सामने, सैकड़ों कैमरों और आंखों के बीच, अपने पिता का धूल और आंसुओं से सना चेहरा पोंछना शुरू कर दिया। यह दृश्य उस पुरानी कहावत को बदल रहा था कि पिता बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। आज एक बेटी अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिला रही थी, जो उनसे गरीबी ने छीन लिया था। अंजलि ने भीड़ में खड़े उन कुछ चेहरों को पहचाना जो ठाकुर विक्रम सिंह के गुर्गे थे और जो अब भीड़ में छिपने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं।
उसने उंगली उठाकर भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पिता ने अपनी जमीन, अपना घर, अपनी जवानी सब कुछ मेरी शिक्षा के लिए न्योछावर कर दिया। और बदले में इस समाज ने उन्हें क्या दिया? एक भीख का कटोरा। उसके सवाल तीखे बाणों की तरह लोगों के दिलों को बेध रहे थे, क्योंकि वहां मौजूद हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस निर्दयी व्यवस्था का हिस्सा था जिसने राम किशन जैसे ईमानदार किसान को भिखारी बना दिया था। अंजलि ने कसम खाई, आज मैं डीएम के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटी के रूप में वादा करती हूं कि जिस किसी ने भी मेरे पिता का यह हाल किया है, उसे कानून के सामने जवाब देना होगा, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें मंच से नीचे उतारा और अपनी सरकारी एम्बेसडर गाड़ी की ओर ले गई, जिस पर लाल बत्ती लगी थी और भारत सरकार लिखा था। जो पुलिस वाले राम किशन को धक्के मार रहे थे, अब वे रास्ता बनाने के लिए दौड़ रहे थे और भीड़ को हटा रहे थे, मानो वे अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हों। जब अंजलि अपने पिता को लेकर गाड़ी के पास पहुंची, तो उसके ड्राइवर ने दौड़कर सम्मानपूर्वक दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में भी नमी थी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब एक फटेहाल किसान, जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, उस सीट पर बैठने जा रहा था जो जिले के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए आरक्षित थी। वहां खड़े पुलिस कप्तान ने झिझकते हुए लेकिन मजबूरी में राम किशन को सैल्यूट किया। और यह सैल्यूट उस वर्दी का नहीं, बल्कि उस त्याग का सम्मान था जो एक पिता ने किया था। गाड़ी के अंदर का वातानुकूलित वातावरण राम किशन के लिए बिल्कुल नया और डरावना था। वे मखमली सफेद सीट पर बैठने से कतरा रहे थे कि कहीं उनके गंदे कपड़ों से सीट खराब न हो जाए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से गाड़ी की छत और खिड़कियों को छुआ और अविश्वास से पूछा, मुनिया, क्या यह सब सच में तेरा है? क्या तू सच में इतनी बड़ी अफसर बन गई है? उनकी आंखों में एक बच्चे जैसा कौतुक था, जिसे देखकर अंजलि का दिल भर आया और गला रुंध गया। उसने अपने पिता के सिर को अपने कंधे पर रख लिया और कहा, बाबा, यह मेरा नहीं, यह आपका है। यह सब आपकी तपस्या का फल है। मैं तो बस इसका चेहरा हूं। गाड़ी का सायरन अब नहीं बज रहा था, क्योंकि गाड़ी के अंदर एक शांति थी जो वर्षों के संघर्ष के बाद नसीब हुई थी। काफिला अब सर्किट हाउस नहीं, बल्कि डीएम के आधिकारिक आवास की ओर बढ़ रहा था, जहां डॉक्टरों की एक टीम को पहले ही बुला लिया गया था। अंजलि ने रास्ते में देखा कि लोग अभी भी सड़कों पर खड़े होकर उसकी गाड़ी को देख रहे थे, लेकिन अब उनकी नजरों में केवल कौतूहल नहीं, बल्कि एक गहरा आदर और सहानुभूति थी। उसने अपने पिता के पैरों की ओर देखा, जो सूजे हुए थे और जिनमें छाले पड़े थे, जिनमें से खून रिस रहा था, और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अब इन पैरों को कभी जमीन पर नहीं रखने देगी। वह जानती थी कि असली लड़ाई अभी बाकी है, ठाकुर विक्रम सिंह से निपटना और अपने पिता के खोए हुए आत्मसम्मान को पूरी तरह से बहाल करना। लेकिन आज उसने सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। जब गाड़ी डीएम आवास के भव्य लोहे के गेट से अंदर दाखिल हुई, तो वहां तैनात कर्मचारी, माली और रसोइये फूलों के हार लेकर खड़े थे। लेकिन गाड़ी से उतरते हुए राम किशन की हालत देखकर वे सन्न रह गए। अंजलि ने किसी को भी अपने पिता की मदद करने से मना कर दिया। वह स्वयं उनकी लाठी बनी और उन्हें उस विशाल बंगले की सीढ़ियां चढ़ाईं, जिसका फर्श संगमरमर का बना था। यह वही बंगला था जिसे देखने का सपना गांव के लोग दूर से देखते थे। और आज राम किशन, जो कल तक सड़क पर सो रहे थे, इसके मालिक की तरह प्रवेश कर रहे थे। अंजलि ने उन्हें ड्राइंग रूम के सबसे कीमती सोफे पर बैठाया और उनके लिए पानी का गिलास लेकर आई, जैसे वह कोई डीएम नहीं, बल्कि वही छोटी मुनिया हो जो खेत पर खाना लेकर जाती थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ अपनी पूरी टीम और उपकरणों के साथ तुरंत पहुंच गए और उन्होंने राम किशन की जांच शुरू की, जबकि अंजलि बगल में खड़ी होकर हर गतिविधि को देख रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर कुपोषण है, शरीर में पानी की कमी है और पैरों के घाव संक्रमित हो चुके हैं।
जिसे सुनकर अंजलि की आत्मा कांप गई। उसने सोचा कि जब वह मसूरी में भव्य दावतें उड़ा रही थी, तब उसके पिता दाने दाने को तरस रहे थे और शायद गंदा पानी पीकर गुजारा कर रहे थे। उसने तुरंत अपने हाथों से बिस्कुट का पैकेट खोला और पिता को खिलाना शुरू किया। लेकिन राम किशन के हाथ इतने कांप रहे थे कि वे ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहे थे। इसलिए अंजलि ने उन्हें बच्चे की तरह खिलाया। दवाई और थोड़ा खाना खाने के बाद थकान और कमजोरी के कारण राम किशन सोफे पर ही सो गए और अंजलि ने उन्हें एक गर्म ऊनी कंबल ओढ़ा दिया। उनके सोते हुए चेहरे को देखकर, जिसमें झुर्रियों की हर लकीर एक संघर्ष की कहानी कह रही थी, अंजलि के भीतर का सोया हुआ प्रशासक जाग उठा। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने होम ऑफिस में जाकर बैठ गई, जहां उसने पुलिस अधीक्षक एसपी को फोन मिलाया। उसकी आवाज में अब आंसू नहीं, बल्कि बारूद था। एसपी साहब, मुझे 1 घंटे के अंदर ठाकुर विक्रम सिंह अपनी हिरासत में चाहिए। और याद रहे, कानून की किताब का हर वो पन्ना खुलना चाहिए जो गरीबों के शोषण के खिलाफ लिखा गया है। आज वह अपने पिता के हर अपमान का हिसाब लेने के लिए तैयार थी। डीएम आवास के आलीशान शयन कक्ष में अब एक गहरी शांति छाई हुई थी, जो बाहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग थी। राम किशन अब एक साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके शरीर पर नई सफेद कुर्ता पाजामा था और घावों पर मरहम पट्टी की जा चुकी थी। कमरे में एयर कंडीशनर की हल्की गुनगुनाहट और दवाइयों की गंध मिली हुई थी, जो अंजलि को अस्पताल के दिनों की याद दिला रही थी। वह अपने पिता के सिरहाने बैठी थी और उनके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रही थी, जैसे वह किसी छोटे बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें आराम और अच्छे भोजन की सख्त जरूरत है और खतरे की कोई बात नहीं है, जिसे सुनकर अंजलि की जान में जान आई थी। वह सोच रही थी कि जिस पिता ने उसे महलों जैसी जिंदगी देने के लिए खुद कांटों का ताज पहना, आज उसे मखमल पर सोते हुए देखकर उसे कितनी तसल्ली मिल रही है। तभी कमरे के बाहर एक हल्की सी दस्तक हुई और एसपी साहब ने अंदर झांककर इशारा किया कि काम हो गया है। अंजलि ने पिता के माथे को चूमा और धीरे से बाहर निकली, जहां उसका प्रशासनिक दायित्व उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइंग रूम में पुलिस कप्तान ने बताया कि ठाकुर विक्रम सिंह के गोदाम पर छापा मारा गया है और वहां से भारी मात्रा में अवैध अनाज और ब्याज पर दिए गए पैसों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। अंजलि के चेहरे पर एक सख्त मुस्कान तैर गई। यह केवल एक कानूनी कार्यवाही नहीं थी, बल्कि यह उस अहंकार का अंत था जिसने न जाने कितने राम किशनों को कुचला था। उसने एसपी को आदेश दिया, ठाकुर को हथकड़ी लगाकर पूरे गांव में घुमाया जाए, ताकि लोगों के दिल से उसका डर निकल सके। यह आदेश एक डीएम का कम और एक बेटी का प्रतिशोध ज्यादा था। किशनपुर गांव में पुलिस की गाड़ियां फिर से पहुंच चुकी थीं, लेकिन इस बार वे किसी को डराने नहीं, बल्कि न्याय का सूरज उगाने आई थीं। ठाकुर विक्रम सिंह, जो कल तक अपनी मूंछों पर ताव देता था, आज पुलिस की जीप में सिर झुकाए बैठा था और उसके हाथों में लोहे की हथकड़ियां थीं। गांव वाले, जो हमेशा उससे नजरें चुराकर चलते थे, आज छतों और दरवाजों पर खड़े होकर उसका तमाशा देख रहे थे। पुलिस ने ठाकुर के मुंशी से वे सारे बही खाते जब्त कर लिए थे, जिनमें गरीबों के अंगूठे के निशान और झूठे कर्ज का हिसाब लिखा था। यह दृश्य गांव के लिए आजादी की किसी नई सुबह से कम नहीं था, जहां अत्याचारी का पतन अपनी आंखों से देखना किसी त्योहार जैसा लग रहा था। अंजलि ने वीडियो कॉल पर यह सब देखा और उसकी आंखों में संतोष की एक चमक आ गई। अंजलि ने तुरंत राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उसके पिता की जमीन और घर के कागजात तुरंत तैयार किए जाएं और कब्जा वापस दिलाया जाए। उसने यह भी आदेश दिया कि ठाकुर की अवैध संपत्ति कुर्क करके उन सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाए जिनका उसने शोषण किया था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैल गई कि नई डीएम साहिबा ने आते ही सामंतवाद की जड़ें हिला दी हैं। लेकिन अंजलि के लिए यह कोई राजनीतिक जीत नहीं थी। यह तो बस उस संतुलन को ठीक करना था जो बरसों पहले बिगड़ गया था। वह जानती थी कि उसके पिता
का खोया हुआ समय और स्वास्थ्य वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम उनका स्वाभिमान अब सुरक्षित था। शाम होते होते रामकिशन की नींद खुली और उन्होंने अपने आप को एक अनजान कमरे में पाकर घबराहट महसूस की। अंजलि, जो पास ही फाइलों में उलझी थी, तुरंत उनके पास आई और पानी का गिलास उनके होठों से लगाया। बाबूजी, आप सुरक्षित हैं। यह मेरा घर है, आपका घर है, उसने प्यार से समझाया। रामकिशन की आंखों में फिर से आंसू आ गए और उन्होंने कांपते हुए हाथों से अंजलि का चेहरा छुआ, जैसे यकीन कर रहे हों कि यह सपना नहीं है। बेटी, मुझे लगा था मैं इसी तरह सड़क पर मर जाऊंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा, उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा। अंजलि ने उनके मुंह पर उंगली रख दी और कहा, अब ऐसी बातें कभी मत करना। अब मैं आ गई हूं ना। रात के खाने का समय हो गया था और रसोइये ने चांदी की थाली में सादा भोजन, खिचड़ी, दही और कुछ फल सजाकर मेज पर रख दिया था। अंजलि ने अपने हाथों से थाली उठाई और पिता के पास बिस्तर पर ही बैठ गई, क्योंकि वे अभी उठकर बैठने में असमर्थ थे। उसने चम्मच से खिचड़ी का एक निवाला लिया और उसे फूंककर ठंडा किया, फिर पिता के मुंह के पास ले गई। रामकिशन का गला रुंध गया। उन्हें याद आया कि कैसे बचपन में वे अंजलि को अपने हाथों से खाना खिलाते थे जब वह नखरे करती थी। आज समय का पहिया पूरा घूम चुका था। वही नन्ही मुनिया आज अपने बूढ़े और लाचार पिता की मां बन गई थी। उन्होंने कांपते हुए होठों से पहला निवाला खाया और उस स्वाद में आंसुओं का नमक मिल गया था। अंजलि एक एक निवाला खिलाती जा रही थी और बीच बीच में उनके आंसू पहुंचती जा रही थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत स्वादिष्ट है बेटी, रामकिशन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि भोजन सादा था, लेकिन उसमें जो प्रेम मिला था वह उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन भोजन बना रहा था। अंजलि ने महसूस किया कि आज उसे जो सुकून मिल रहा है वह यूपीएससी की परीक्षा पास करने या डीएम की कुर्सी पर बैठने से कहीं ज्यादा है। उसने समझा कि असली सफलता पद या पैसे में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बन सकें। वह जानती थी कि बाहर की दुनिया उसे एक कड़क अधिकारी के रूप में जानती है, लेकिन इस कमरे के भीतर वह केवल एक सेवादार थी। खाना खाने के बाद अंजलि ने पिता के पैरों में दवाई लगाई और धीरे धीरे उनकी मालिश करने लगी, जिससे रामकिशन को बहुत आराम मिला। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। रहने दे बेटी, तू थक गई होगी, तू तो अफसर है, यह सब शोभा नहीं देता। अंजलि ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा, बाबा, अफसर, मैं दरवाजे के बाहर हूं, यहां अंदर मैं सिर्फ आपकी बेटी हूं और यह मेरा सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर रामकिशन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति छा गई जो शायद सालों बाद आई थी। वे समझ गए थे कि उनकी बेटी ने केवल दुनिया को नहीं जीता है, बल्कि उसने अपने संस्कारों को भी जीवित रखा है। रात गहरी हो चुकी थी और अंजलि ने कमरे की बत्तियां बुझा दीं। केवल एक छोटा सा नाइट लैंप जल रहा था, जो कमरे में मध्यम रोशनी बिखेर रहा था। वह सोफे पर ही लेट गई, ताकि अगर पिता को रात में किसी चीज की जरूरत हो तो वह तुरंत उठ सके। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां चांद अपनी पूरी चांदनी के साथ चमक रहा था, और उसे लगा कि आज चांद भी उन पर मुस्कुरा रहा है। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसे समय रहते अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया, वरना शायद वह जिंदगी भर पछताती रहती। उसके पास अब सब कुछ था, शक्ति, सम्मान और सबसे बढ़कर उसके पिता का आशीर्वाद। उसने अपने पिता की ओर देखा, जो अब गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी सांसें लयबद्ध चल रही थीं और चेहरे पर से तनाव की लकीरें गायब हो चुकी थीं। अंजलि को लगा कि यही असली स्वर्ग है, अपने माता पिता को चैन की नींद सोते हुए देखना। उसने अपनी डायरी उठाई और उसमें आज की तारीख के साथ केवल एक पंक्ति लिखी, आज मैं सच में डीएम बनी, क्योंकि आज मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक को न्याय दिलाया।
कलम रखकर उसने आंखें बंद कीं और उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, जो आने वाले सुनहरे कल की गवाही दे रही थी। कहानी का अंत इसी खामोश कमरे में होता है, जहां दो पीढ़ियां एक दूसरे के साथ शांति से विश्राम कर रही थीं। बाहर दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन इस कमरे में समय ठहरा हुआ था, प्रेम और पश्चाताप के धागों में बुना हुआ। राम किशन और अंजलि की यह कहानी केवल एक संघर्ष की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक प्रमाण थी कि जाएं चाहे कितनी भी गहरी मिट्टी में दबी हो, पेड़ को खड़ा रखने के लिए उनका होना ही सबसे जरूरी है। और इस तरह एक पिता के त्याग और एक बेटी के समर्पण ने मिलकर एक ऐसी दास्तान पूरी की, जो रामपुर की हवाओं में हमेशा गूंजती रहेगी।